नमस्कार मित्तल जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you so much. I feel honored to be here, Pratiki. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस कन्वर्सेशन। जो भी सुन रहा है उन सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज जो ये कन्वर्सेशन है, ये बहुत ही एक इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलने वाला है इससे। सो अगर आप शुरू कर रहे हो जस्ट बिज़नेस तब भी काम आएगा, आप एक ऊँचे लेवल पे हो तब भी काम आएगा। तो प्लीज़ डू लिसन टू द एंटायर पॉडकास्ट। मित्तल जी, शुरू करते हैं आपकी कहानी से। थोड़ा आपके बारे में बताइए। देखिए मेरी कहानी बहुत ही सिंपल है। आई एम नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। शुरू से मैं राजस्थान में दांता करके गांव है, वहाँ से आया था यहाँ पे। मेरे फादर टेक्सटाइल ट्रेडर थे। आते ही भी मैं यहाँ से आकर के फिर अपना स्टडी किया सीए का, बड़ा बाज़ार में। वो स्टडी सीए करके फिर मैंने सीए पास करके बिरला ब्रदर्स में 8 साल काम किया। फिर मेरा फर्स्ट वेंचर था माइक्रोसेक। वो करीब उसमें हमने 15 साल काम किया और लास्ट 15 साल से हम लोग फार्मास्यूटिकल डिजिटल हेल्थ केयर कंपनी बना रहे हैं, सस्ता सुंदर एवं रिटेलर शक्ति, इसी पे काम कर रहे हैं। ये मेरा परिचय है। बहुत बढ़िया। मित्तल जी, थोड़ा-सा हमें ये बताइए, सस्ता सुंदर एक बहुत ही एलियन कॉन्सेप्ट था इंडिया के लिए, ऑनलाइन फार्मेसी वाला। तो आपको स्टार्टिंग में क्या चैलेंजेस आया लोगों को कन्विंस करने के लिए कि दैट दिस कुड वर्क? नहीं देखिए, मैंने ये जो सस्ता सुंदर चालू किया ना, ये मैंने इसलिए चालू नहीं किया कि मेरे को कोई वर्क करना था या चैलेंजेस था। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से था कि एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कलकत्ता में आया, बड़ा बाज़ार में था। तो मेरे फादर यहाँ रहते थे, हम लोग राजस्थान में रहते थे। तो 45 इयर्स का फादर का था, उनके डायबिटिक हो गई। तो वो बड़ा बाज़ार में हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ से कुछ दवाइयाँ लाते हैं और उनकी पैर की सूजन ठीक हो जाती है, तो सोचते डायबिटिक ठीक हो गया। हुँ। 55 साल में उनकी किडनी खराब हो गई और लास्ट 7 इयर्स वेरियस डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन डायलिसिस हो गई, 62 इयर्स में डाइड। उसको मैं रिफ्लेक्ट किया बाद में कि ये हुआ कैसे? क्योंकि उस समय तो मैं उतना ज़्यादा काबिल भी नहीं था कि मैं उसको रिवर्स कर सकता सिचुएशन को। पर उस रिफ्लेक्ट करने से पता चला कि 2-3 रीज़न बहुत सिंपल थे। एक तो ये था कि भई उनके पैसे ज़्यादा खर्चा होते थे दवाई पे। तो उनको हुँ। लगता था इतने पैसों में तो मैं मेरे बच्चों की एजुकेशन करूँ, बेटियों की शादी करूँ। और दूसरा उनको कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम था कि काम में लगे रहते थे। एक आम इंसान काम में लगा रहता है। उसके बीच में जाके हॉस्पिटल जाना, फिर दवाई लाने में मतलब 1 दिन उनका लग जाता था। तो ये 2 चीज़ें थी जिसमें मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट लगा, एक तो अफोर्डेबिलिटी और एक एक्सेस। ये हुँ। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, थर्ड नॉलेज। तो ये 3 चीज़ें मेरे को अंदर से हिला के रखी थी कि कैसे। फिर मैंने सेम थिंग देखा मेरी मदर के साथ भी हुआ। और एक बहुत बड़ा इंसिडेंस मेरे भाई के साथ हुआ कि उनको स्पाइन में ट्यूबरक्लोसिस हो गई। तो हमारे डॉक्टर बंसाली थे, उनको मैं दिखाने गया, उन्होंने चेक किया, दवाइयाँ चालू की, 1 महीना बाद देखिए दवाई का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो अरे बोले दवाइयाँ कहाँ से लाया? बोला मैं तो इज़राइल स्ट्रीट से लाया था डिस्काउंट में। तो बोले ये सब दवाइयाँ डुप्लीकेट फेक मेडिसिन्स है। ये 2-3 इंसिडेंट्स मेरे लाइफ में हुए, फिर मैंने देखा कि मैं क्यों डायबिटिक हूँ? ये भी रिफ्लेक्ट किया। शुरू में तो काम धंधे में लगे रहते तो पता ही नहीं चला। हुँ। फिर 30 साल में डायबिटिक हुआ तो पता चला कि अरे डायबिटिक है। फिर से अरे मेरे को मैं ओबेस भी हूँ, किसी ने मेरे को बताया, मेरे को पता नहीं। तो मैंने देखा ये जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम है प्लस एक्सेस, ये उस देश में है जो देश कहता है कि हम दुनिया की फार्मेसी, वी आर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। और जो हुँ। लीडर है जेनेरिक मेडिसिन बनाने में वर्ल्ड का, उस देश की पॉपुलेशन का ये हालत है। तो मैंने कहा ज़रूर कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या की जड़ में गया तो समस्या थी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि एफिशिएंट डाटा ड्रिवन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में है ही नहीं। और उसी का है कि भई जो सस्ती सुगम सही दवाइयाँ और हेल्थ केयर के बारे में इन्फॉर्मेशन, ये आम जनता तक पहुँच नहीं पाते, आज भी नहीं पहुँच पाते। तो मेरे मन में 2000 से ये था, पर इस ये सब प्रोजेक्ट लाने के लिए आपको एक एक बड़ा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, बड़ी कैपिटल है, बड़ी रिसोर्सेज है। उस मेरी एक्सपर्टीज़ भी इसमें नहीं थी। एक पर्पज़ था पर एक्सपर्टीज़ नहीं थी। हुँ। एक्सपर्टीज़ फाइनेंशियल सर्विसेज़ में थी। तो मैंने कहा चलिए फाइनेंशियल सर्विसेज़ में पैसा बनाते हैं, थोड़े पैसे बन जाएँगे तो ये करेंगे। हुँ। तो ये मन में तमन्ना थी और 2013 में फिर हमने चालू किया। तो ये ऑनलाइन फार्मेसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि डिजिटल है, वो आपको डाटा ड्रिवन इकोसिस्टम बनाने का मौका देता है। आप हर आदमी तक तेज़ी से पहुँच सकते हो। हुँ। यदि आप उसको सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, तो आपकी कॉस्ट भी कम रहेगी। तो एक ऐसा कंसेप्ट लाया जाए जो सस्ता हो, मीन्स अफोर्डेबल, और सुंदर मतलब जेन्युइन, जिसमें आपको आप अच्छी दवाइयाँ दे सको, जो लोगों में हैप्पीनेस क्रिएट करे। इस ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने चालू किया। ऑनेस्टली चालू किया था तब भी मेरे माइंड में नहीं था कि क्या इसका कमर्शियली सक्सेस होगा, और आज भी मेरे माइंड में नहीं है, क्या हुँ। सक्सेस होगा? ये मैं हमेशा भगवान पे छोड़ता हूँ।
मेरा पर्पज़ है कि मेरे को ये यदि लोगों तक पहुँचा और इसका मैंने रिज़ल्ट भी देखा कोविड में। मैं हुँ, आपको प्रतिका जी कोविड में बताऊँ बंगाल के अंदर में सस्ता सुंदर ने हर घर-घर में जिस तरह की सेवा दी, मतलब हर दवाइयाँ उपलब्ध थी हमारे सस्ता सुंदर के पोर्टल पे और जो मास्क बाज़ार में 150 में बिकता था, हमारे सस्ता सुंदर में ₹10 में अवेलेबल था। सारी दवाइयों पे सेम डिस्काउंट अवेलेबल था, ये नहीं कि कोविड में कोई डिस्काउंट कम कर दिया और हुँ। सारी सर्विसेज़ अवेलेबल थी। उस समय जो लोगों के मेरे पास मैसेज आए, लोगों ने जो फ़ोन किया, उससे मेरा पर्पज़ सॉर्ट आउट हो गया। मेरे को फुलफ़िलमेंट महसूस हुआ, प्राउड भी महसूस हुआ कि मैंने इस प्रोजेक्ट को लागू किया, तो यही इसमें सैटिस्फैक्शन देती है। वॉव! अभी-अभी आपने बताया कि फेक मेडिसिन का एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो क्या कुछ सालों में जब से ऑनलाइन ये चीज़ें रेगुलेट होने लगी है, ऑर्गेनाइज़ होने लगी है, इसमें फ़र्क आया है? नहीं, ज़रूर देखिए गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोएक्टिवली काम किया है, लोगों हुँ, में अवेयरनेस भी बढ़ी है। हुँ, तो डेफ़िनेटली इसमें आप मैं बोलूँगा कि लास्ट 10 साल से आज तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पर अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट की संभावना बाकी है। तो फेक को लेकर के काफ़ी कंट्रोल हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में फेक मेडिसिन्स अवेलेबल है और डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है क्योंकि इसका इंसेंटिव बहुत है। आज हुँ, ₹100 की दवाई फेक तो मैं ₹1 में बना लूँगा, खाली पैकिंग कॉस्ट लगेगी। तो हुँ, 99% प्रॉफ़िट है। तो इंसेंटिवाइज़ेशन बहुत है इसलिए बहुत चलती है। पर गवर्नमेंट का काफ़ी इसमें प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छा से काम कर रही है। अब इतनी बड़ी देश है, इतना बड़ा समस्या है, पर मेरे को लग रहा है कि डिजिटल डाटा ड्रिवन हो ना कि यदि हम मैन्युफैक्चरिंग से लाके लास्ट डिलीवरी तक हुँ, हम उसको कोडिफ़ाई कर सकें, उसके सोर्स से लेके लास्ट तक, तब हम इंश्योर कर सकते हैं कि सही दवाई जा रही है। हुँ, क्योंकि हमको पता है कहाँ से निकली और कहाँ अल्टीमेटली पहुँची है। वो सारा यदि डाटा ड्रिवन एक चेन से ब्लॉक्ड है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हर महीना घर बैठे दवाइयाँ पहुँचा दीजिए, उसके जगह पे जहाँ रहते हैं, तो आदमी ले लेता है। यही बात है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे को लग रहा है काफ़ी सुधार हो रहा है दिन प्रतिदिन। जी। आपको लगता है कि ये जो ऑनलाइन फ़ार्मेसी है, ये पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकता है नॉर्मल मेडिकल स्टोर को? कभी नहीं। नहीं कर सकता। नहीं, नहीं और करना भी नहीं चाहिए। देखिए तब मैंने आपको बताया ना प्रतिका जी कि आज अपने मेडिकल स्टोर की बात करते हैं। आप यदि मेडिकल स्टोर को इंडिया के मैप पे टाँगिए, तो आपको पता चलेगा कि 75% इंडिया के मैप पे तो मेडिकल स्टोर ही नहीं है। तो रिप्लेस करने की कोई सवाल ही नहीं है और रिप्लेस करना भी नहीं चाहिए। बेसिकली देखिए जो जो दुकानदार हैं, वो दुकान पे जो क्विक डिलीवरी कर सकते हैं, आधे घंटे में आप जाके ले आइए। हुँ, तो जो एक तो वह आपका एक्यूट मेडिसिन जो आपको हाथों-हाथ ज़रूरत है, उसमें हुँ, उनकी हमेशा एज रहेगी क्योंकि उनके पास इन्वेंटरी बगल में आप जाके ले आइए। और एक है क्रोनिक पेशेंट जहाँ 1 दिन का आपका काम रहता है। तो दोनों में एक कस्टमर्स के लिए एक ट्रेड ऑफ है कि भई क्रोनिक पेशेंट में चूँकि वो स्टोर की कॉस्ट लगती है, वो थोड़ा आपको डिस्काउंट कम देंगे। ऑनलाइन में कॉस्ट कम है क्योंकि एक सेंट्रलाइज़्ड प्लेस से एक आती है पर थोड़ी देरी से आती है। तो ये डिस्काउंट और कन्वीनिएंट का टाइमिंग का ट्रेड ऑफ है। तो इसमें मेरे को लगता है कि जो ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन स्टोर दोनों तेज़ी से बढ़ेंगे हुँ, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे ना इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। उसमें प्रतिका जी 100 करोड़ लोगों को तो यही पता नहीं दवाई क्या है। हुँ, और अब क्या हो रहा है कि अब इंडिया चेंज हो रहा है। इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे। तो आप क्या सोचते हैं 100 करोड़ आदमी बिना दवाई के रहेंगे? वो तो हो नहीं सकता। और एक बहुत बड़ा जो प्यारा डेवलपमेंट हो रहा है वो कि वुमन एम्पावरमेंट। हुँ, ₹2000 इंडियन वुमेन्स के बैंक अकाउंट में आ रहा है। इस ये भी एक डेमोक्रेसी की खूबसूरत चीज़ है। वुमन का क्या है वो सबसे पहले अपने परिवार की हेल्थ केयर पे खर्चा करती है। तो और फिर आप जैसे आयुष्मान भारत जैसी भारत सरकार की स्कीमें आ रही है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत अच्छी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स है स्वास्थ्य साथी करके। तो ये स्कीमें ऐसी है जिससे क्या है कि एक आम आदमी को हेल्थ के बारे में जानकारी रहती है। उसके बाद वो मेडिसिन लेता है। तो ये दोनों का बहुत अच्छा स्कोप है, दोनों का पर्पज़ एक ही है, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई कॉम्पिटिशन है। हुँ, राइट। जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में इस चीज़ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, आपको ऐसा लगता है? यस, सबसे बड़ा चेंज आएगा पर्सनल सेंट्रिक हेल्थ केयर। ओके। तो एक हेल्थ केयर होती है जो जनरलाइज़ है, आप गए, आपको हुँ, दवाइयाँ लिख दी, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना हुआ है। पर हुँ, यदि आप साइंस देखेंगे या अपने रिलीजन को भी देखेंगे तो हर बॉडी की प्रकृति डिफरेंट है। ईच बॉडी हैज़ इट्स ओन डीएनए। तो अब उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि भई हम कैसे लोगों तक उसको पर्सनल पहुँचाएँ। जैसे एक आपको डॉक्टर 4 एमजी की दवाई लिख रहा है, हुँ, टेक्निकली तो हो सकता है 2 ही एमजी की ज़रूरत हो। पर चूँकि 2 हुँ, एमजी की मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो आपको 3 एमजी अच्छा, का लिख दी। ओके। पर यदि आपकी फैक्ट्री से आपकी डायरेक्ट कनेक्टेड हो तो मैं आपको 2 ही एमजी की दूँगा जितनी है, बना के दे दूँगा।
हुँ। उसके बाद आपकी 90% प्रॉब्लम्स है वो आपकी न्यूट्रिशन से ठीक हो सकती है। हुँ। पर वो न्यूट्रिशंस उस मात्रा में अवेलेबल नहीं है। प्रकृति ने बीमारी दी है तो प्रकृति में उसका इलाज भी है। प्रकृति बैलेंस करती है सब चीज़ों की। पर वो एक पर्सनल जो होती है ना कि भाई पर्सनल प्रिवेंटिव मेडिसिन से लेकर के आपका डिजीज़ क्योर को लेकर के और आपका पोस्ट हेल्थ आपका केयर करने का ये सारा का सारा प्रोटोकॉल एक पर्सनल सेंट्रिक है। भाई किस बंदे की क्या ज़रूरत है, क्या उसकी हैबिट है, क्या उसकी पसंद है, क्या उसकी नापसंद है। ये सारी चीज़ों के तहत उसका साइंस, रिलीजन, पर्सनल हैबिट से सारा कॉम्बिनेशन करके हेल्थ केयर आता है। तो मेडिसिन तो मैं मेरी टीम को बोलता हूँ ये सिक केयर है। हुँ। हेल्थ केयर तो बहुत लार्जर सब्जेक्ट है। राइट। तो हेल्थ केयर इज़ मोर अबाउट पर्सनल सेंट्रिक केयर। तो हर आदमी के हिसाब से पर्सनल सेंट्रिक में बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा और ये पार्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फिक्स हो सकता है। इसमें हम लोग सस्ता सुंदर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई कैसे हम एक-एक आदमी को मैप करके उनके डाटा देख करके हाउ कैन वी प्रेडिक्ट कि लास्ट 5 साल की हिस्ट्री से आगे 10 साल में क्या होने वाला है। हुँ। तो आप समझ लीजिए दवाई खरीद रही हो तो हर दवाई आपके शरीर में एक फुटप्रिंट छोड़ती है। बाइंग मेडिसिन इज़ नॉट बाइंग पोटैटो, ईटिंग पोटैटो इज़ नॉट ईटिंग मेडिसिन। तो आप मेडिसिन ले रहे हो उसका एक फुटप्रिंट है आपके अंदर में, उसका एक हुँ। इफ़ेक्ट है आपकी बॉडी में, वो परमानेंट है। उस फुटप्रिंट को पढ़ करके साइंस ये बता सकती है कि नेक्स्ट 10 साल में क्या होने वाला है। वो आपका पर्सनल सेंट्रिक हेल्थ केयर कि आज आप दवाई ले रहे हो, आज आपकी कोई पार्टिकुलर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, उसका 10 साल में क्या प्रेडिक्टिव एनालिसिस है। ये आगे जाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आपने जो बोला जो पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर होगा लाइक अगर आज बॉडी को ज़रूरत है 3 एमजी की तो हम 4 एमजी की क्यों दें? तो क्या ये ऑलरेडी कहीं भी किसी कंट्रीज़ में या कहीं पे शुरू हो चुका है ये चीज़? नहीं, आप देखेंगे पहले आप अपने आज की बात नहीं है, आप 100 साल पहले आयुर्वेद देखिए। हुँ, हुँ। आयुर्वेद में वैद्य जी आपको पुड़िया बना के देते थे। जी। वो तो पर्सनल सेंट्रिक ही था। हाँ। वैद्य जी के पास जाते थे, वैद्य जी तो आपको जड़ी-बूटी उतनी ही डालते थे जितनी आपकी नस देख कर के, प्रकृति देख कर के देते थे। तो जी। ये कोई कांसेप्ट नया नहीं है। हुँ। पर इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि भई इतने अभी करोड़ों लोगों की पॉपुलेशन हो गई। तो इतने लोगों को एक सिस्टमैटिक ढंग से पहुँचाया कैसे जाए? अब हर आदमी के लिए मेडिसिन बनाना तो पॉसिबल नहीं है। हुँ। अभी ये कंसेप्चुअल स्टेज में है। राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अभी एप्लीकेशन रूप में आना चालू ही हुआ है। तो अभी कहीं पे चालू हुआ नहीं, पर आई एम श्योर ये इट विल कम। मित्तल जी आपको बिज़नेस का ना बहुत इन डेप्थ नॉलेज है इसलिए हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस जेनेरिक बिज़नेस की तरफ जाएँगे और उसकी तरफ कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी मैं आपको। अ, अगर कोई आज से बिज़नेस शुरू करने वाला है, लाइक जस्ट अभी ग्रेजुएट करा है और उसने सोचा हुआ है मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे तो बिज़नेस करना है। तो इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए? देखिए इनिशियल स्टेप मैं आपको बताऊँ कि कोई भी चीज़ में ज्ञान और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे एग्जांपल जो मैं सोचता हूँ मैं बता दूँ कि 2000 में जैसे मैंने 1992 में सीए पास किया, तभी मेरे मन में इच्छा था कि भाई एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बनाई जाए। तो पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सोचना भी अच्छा है और करना भी अच्छा है। पर मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे में एक वो यूएसपी है क्या है, बिज़नेस बोलने से, बिज़नेस करने से, बिज़नेस डिटर्मिनेशन करने से, बिज़नेस इच्छा करने से बिज़नेस नहीं होता। बिज़नेस एक इकोनॉमिक्स है। हुँ। वो इकोनॉमिक्स में आपसे ज़्यादा ये समाज को, देश को उस चीज़ की ज़रूरत है, उस पे डिपेंड करता है, डिमांड सप्लाई गैप कितना है। तो ये बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में ध्यान रखते हुए कि आप जब पास कर रहे हो, आपने बिज़नेस कर रहे हो, तो आप ये समझिए कि आप में वो कैपेबिलिटीज़ है क्या, लाइक स्पेशल कैपेबिलिटी लाइक इलन मास्क में है कि आपको टेक्नोलॉजिकल साउंड हो। तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट अपने आप को जानना, कि हुँ। ना आपको किसी के ज्ञान की ज़रूरत है, ना कोई बुक्स में आपको मिलेगा। इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने आप को जानूँ कि व एम आई कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी व्हिच अदर्स आर नॉट डूइंग, ओके। और टू कैन आई डू समथिंग बेटर देन दैट। हुँ। तो उसमें क्या होता है, आपको हमेशा एडवांटेज मिलेगा। जैसे मैं एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल मेरा बताऊँ, जैसे मैं कलकत्ता आया, हुँ। तो मेरे फादर बड़े प्रिंसिपल वाले आदमी थे। उन्होंने कहा कि देख तुम सीए कर ले, पर मैं तेरे को पैसे नहीं दूँगा, मेरे पास है दूँगा नहीं। हुँ। तेरे को अपना जुगाड़ खुद करना है। तो फिर ये मेरे को समझ में आया कि ₹3000 मेरा महीने का खर्चा था, और उस समय अकाउंटेंट की सैलरी पूरा महीने की ₹3000 होती थी। मेरे को अकाउंट्स अच्छा आता था, राजस्थान से आया था और वहाँ बड़ा बाज़ार में जॉब भी मिल जाती थी, हिंदी, माज़नी, पहिया था लिखने की। पर पूरा दिन जाने से फिर सीए ऑफिस में आर्टिकलशिप नहीं कर पाते, तो मेरा हुँ। सीए का ड्रीम पूरा। तो एक दिन मैंने सनमार्ग में देखा रिक्वायर्ड हिंदी टाइपिस्ट, मैं पहुँच गया। तो उन्होंने कहा कि तुम कल से ही जॉइन करो हमारे को। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा, हिंदी टाइपिस्ट मेरे को आती थी, हुँ। पर यहाँ हिंदी टाइपिस्ट मिलते नहीं है।
तो मैंने कहा देखिए मैं तो वीक में 1 दिन आऊँगा, 3500 रुपया लूँगा। अच्छा। भाई अवाक यार, 3500 में हिंदी टाइपिस्ट, वो भी 1 वीक में 1 दिन। बोला होता है क्या? पर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरे को बिठाया, बोला ठीक है लेट अस फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। हुँ, तो उन्होंने मेरे को हिंदी टाइप मशीन दे दी, मैं घर में ले गया। शाम को मैं सीए ऑफिस से उनके ऑफिस जाता, वो लेटर लाके सुबह-सुबह उनको टाइप के लेटर, ही वाज़ वेरी हैप्पी, आई वाज़ वेरी हैप्पी। 3 साल हम लोगों का कारवां चला, मेरी सीए भी हो गई, मेरे खुद के खर्चे भी हो गए। मैं हुँ, वीक में कोई 4 घंटा, शाम को जाके आधी घंटा लगता, मेरी स्पीड भी ठीक थी। इससे देखिए एक बहुत बड़ा मेरे को लेसन मिला, जो आज भी मैं अप्लाई करता हूँ, कि आपके पास तो चाहे छोटा-सा भी हुनर हो, पर हुँ, ऐसा हुनर हो जिसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। राइट। मतलब बहुत लोग उस पार्टिकुलर एरिया में वो नहीं कर पाते हो। तो मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ, जैसे आपने प्रश्न किया कि कॉलेज ग्रेजुएट होके मैं क्या दूँ? तो आप ये सोचिए कि ऐसा कोई चीज़ है जो जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। देखिए खाली पैशन से काम नहीं होता। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं मेरी जो गाड़ी चलाते हैं मेरे ड्राइवर साहब, उनमें बहुत पैशनेट है कि मैं बाबू की गाड़ी चलाता हूँ, वो गाड़ी को बहुत क्लीन रखता है। हुँ, पर वो इकोनॉमिकली तो ठीक नहीं है ना। इकोनॉमिकली तो ही गेट्स लिमिटेड सैलरी। तो आपका पैशन होना कोई सब्जेक्ट के प्रति, या आपका उसमें लगाव होना, या आपका रुचि होना, हॉबी होना, दैट डज़ नॉट मेक बिज़नेस। हुँ, बिज़नेस में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आपकी उस रुचि के, आपकी हॉबी के, आपके पैशन के पैसे दें, और पैसे मात्रा में दें, क्वांटिटी में दें। हुँ, तो इसका ये सीधा डिमांड सप्लाई का गणित है। और फिर डिमांड सप्लाई के गणित में ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आज डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो 1 साल बाद क्या होने वाला है? जैसे आप देखेंगे कोविड में, मेरे सत्संग का एग्जांपल बताओ, बहुत लोगों ने मास्क बनाने की फैक्ट्रियाँ चालू कर दी। जी। 1-1 करोड़ की लाके मास्क बनाने लगे, और 6 महीने बाद उनकी मशीन ऑब्सोलेट हो गई। हुँ, क्योंकि वो डिमांड टेम्परेरी थी, भी जैसे कोविड तो ठीक होना ही है ना। तो सस्टेनेबल यूएसपी जिसको बोलते हैं ना, सस्टेनेबल अपना बिज़नेस का यूनिक सेलिंग पॉइंट वो आना ज़रूरी है। तभी आप बिज़नेस में जाइए, और नहीं तो फिर आप 3, 4, 5 साल कहीं जॉब करना है जॉब करिए, कहीं किसी के साथ लग करके काम सीखना काम सीखिए। वो स्किल सेट आप एक्वायर करिए फर्स्ट, यूएसपी एक्वायर करिए, नहीं तो आपका टाइम भी वेस्ट होने वाला है और आपका कैपिटल भी वेस्ट होने वाली है। तो बिज़नेस की जो फाउंडेशन बिल्ट है, जैसे मकान बनाते हैं उसमें पत्थर रखते हैं ना, हुँ, ईंट पत्थर नींव में, वो ईंट पत्थर का सबसे इम्पोर्टेंट ईंट है आपकी वो यूएसपी, जो जिसकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू हो। इसको अपने बोलते हैं अलग से, कुछ अलग से यूनिक। करता हो यूएसपी जो मेरे, हुँ, वो कई तरह से हो सकती है। आप लो कॉस्ट कर सकते हो, ज़्यादा मार्जिन ले सकते हो, स्केल में कर सकते हो, उसकी कई तरह की परिभाषा है उसमें, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं। वो आपके पास आइडेंटिफाइबल नहीं हो तब तक आप छलांग मत लगाइए, तब तक आप उससे वर्क करते रहिए। बिकॉज़ आप अकेले काम कर रहे हो, तो आपकी टाइम जा रहा है, पर आपकी कैपिटल नहीं जा रही, हुँ, आपके परिवार को प्रॉब्लम नहीं। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये देखना कि मेरा बैकअप क्या है। तो हुँ, मैंने जैसे बताया कि उस समय मेरे फादर की भी तबीयत खराब रहती थी, मदर की भी तबीयत खराब रहती थी। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी मेरे को जॉब ही करना चाहिए, क्योंकि एक तो हुँ, मेरे को स्किल सेट मिल जाएगी, एक मेरे को कंसिस्टेंट सैलरी मिल जाएगी, एक मेरे को टाइम मिल जाएगा मेरे मदर फादर की केयर करने के लिए। तो 8 साल मैंने जॉब किया, पूरा इच्छा था काम करने का। हुँ, उसके बाद मैंने बिज़नेस चालू किया, तब तक वो चीज़ें ठीक हो गई। 8 साल में मैंने सब चीज़ों को कंसोलिडेट कर लिया, आराम से काम किया, आराम से काम सीख लिए, फिर आराम से काम चालू किए। तो आपके पास लाइफ़ में बहुत टाइम है, हुँ, बहुत टाइम है। हैं? आराम-आराम से करिए, भागा-दौड़ी मत करिए। बिज़नेस बड़ा कंफर्टेबल सुकून भरी चीज़ है। हुँ, बिज़नेस ऐसा हड़बड़ी वाली चीज़ नहीं है। और बिज़नेस में ऐसा जोश आना चाहिए, पर जोश रहना चाहिए माइंड में, हाथ में नहीं। हाथ में पैर में समझदारी रहनी चाहिए। हुँ। धीरे-धीरे, आराम-आराम से, पेशेंसफुली, स्लोली चलें, तो आप अच्छा कर पाओगे। तो अगर मैं आपके आंसर को समराइज़ करूँ तो क्या ये बोल सकते हैं कि पहले एक अपना स्किल सेट ढूँढो और उसको उसमें क्या अलग कर सकते हो यूएसपी ढूँढो और फिर उस पे जाओ और अगर नहीं हो, मज़े हुए नहीं हो तो कहीं सीख लो वो चीज़ पहले, फिर जब पूरे मज़ जाओ तब जाके बिज़नेस में आओ एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली बाकी सब चीज़ें भी पहले आपको ध्यान में रखनी होंगी बिफोर जंपिंग इनटू बिज़नेस, एकदम सही बात। ठीक है? हाँ। ओके लेट्स से सब कुछ आपके इस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके किसी ने पूरा किया, बिज़नेस शुरू भी कर दिया, ठीक है, चल रहा है। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, वो होती है स्केलिंग की। स्केलिंग में लोग कहाँ सबसे ज़्यादा अटक जाते हैं? देखिए, स्केलिंग में आप बिज़नेस की स्केलिंग में जो सबसे ज़्यादा अटकन आती है, वो अटकन आती है। मैं पहली बात तो बताऊँ कि यदि इकोसिस्टम ठीक है ना, हुँ, तो स्केलिंग में कोई अटकन आनी ही नहीं चाहिए। यदि आपका इकोसिस्टम को चेक करिए, यदि स्केलिंग में इश्यू आ रहा है, बिकॉज़ जैसे एक एक आप बच्चे को लीजिए, हुँ, बच्चा बढ़ रहा होता है, 5 साल तक आप केयर करते हो, उसके बाद तो अपने आप बढ़ता है, हुँ, तो डेली बढ़ता है।
तो यदि वो नहीं बढ़ रहा है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, हुँ, देखते हो उसकी बॉडी में, माइंड में कहीं कोई बीमारी प्रॉब्लम तो तो नहीं नहीं है। है। तो यदि स्केलिंग नहीं हो रही है एक स्टेज के बाद, तो आप उसका डीएनए चेक करिए हुँ, कि जो आपने इकोसिस्टम बनाया और जो कॉमनली जो प्रॉब्लम मैंने देखी ऑर्गेनाइजेशन में, इंक्लूडिंग माय ओन ऑर्गेनाइजेशन, वो जो डीएनए होता है, जो एक्साइटमेंट है या जो आपकी क्रिएटिविटी है या जो आपको न्यू आइडिया जब आप चालू करते हो, तो आपकी कल्चर, आपका माइंड, आप खुद भी और आपकी टीम भी कुछ करने की जुनून रहता है। हुँ, वो जुनून धीरे-धीरे रिड्यूस होने लगता है। तो इसको बोलता हूँ मैं इकोसिस्टम के फीचर्स। एक आपने एक कंपनी बनाई, उसके एक वैल्यूज़ डिफाइन की कि ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी कंडक्ट की वैल्यू है, ये मेरे कस्टमर्स की वैल्यू है, ये मेरे शेयर होल्डर्स के लिए मैं वैल्यू दे रहा हूँ। वैल्यू आपने अपनी कोर वैल्यू डिसाइड की बिज़नेस की। फिर इकोसिस्टम में आप क्या कस्टमर्स को दे रहे हो, वो आपने सिस्टम में चेक किया। फिर स्केल नहीं आ रहा, तो पहले ये सारे वैल्यू सिस्टम को बैक जाके चेक करिए। 99% प्रॉब्लम आपको विथिन ही मिलेगी। हुँ। और यदि विथिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब फिर आप ये समझिए कि आपको कुछ, आपका जो जो आपका यूएसपी आप खोज रहे हो, दैट इज़ गोइंग रिटायर्ड। वो आपका ऐसा कोई कॉम्पिटिशन आ गया है सामने में, जो आपकी आपसे बढ़िया काम कर रहे हैं। फिर आप रीथिंक करके बिज़नेस को रीमॉडलिंग करिए। राइट। अब ड्यूरिंग स्केलिंग एंड इवन ड्यूरिंग रनिंग द बिज़नेस, डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो डेटा ड्रिवन होता है या आप इंट्यूशन पे ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हो? एंड एक बिज़नेसमैन को क्या किस तरह से सोचना चाहिए? देखिए, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, मैं बोलता हूँ आपको शुरुआत इंट्यूशन से ही करनी पड़ती है, आपके पास डाटा नहीं रहते। जी। और डाटा रहने के चक्कर में आप कुछ भी नया नहीं कर पाओगे, देन आप हुँ, डाटा में उलझ जाओगे। तो मैं बोलता हूँ आपको शुरुआत इंस्टीट्यूशन से करनी चाहिए एंड फॉलो अप डाटा ड्रिवन से करनी चाहिए। ओके। आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। ऑफ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है सब मोबाइल पे अपने सब ऑनलाइन डेटा कंज़्यूम कर रहे हैं। बट आपको लगता है कि ऑफलाइन मार्केटिंग इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट या फिर ज़्यादा कम ऐसा कुछ? व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग? देखिए, मार्केटिंग इज ए मार्केटिंग। हुँ, हर चीज़ में कस्टमर वैल्यू प्रीपोजिशन है। तो इसको इसमें डिफरेंशिएट करना गलती होगा कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। कस्टमर वैल्यू प्रीपोजिशन आप देखिए कि क्या किस में क्या हो सकता है। आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हो, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, वहाँ एक कस्टमर वैल्यू प्रीपोजिशन है। एक जोमेटो से मंगाते हो, आपको घर बैठे कन्वीनियंट है, वो एक वैल्यू प्रीपोजिशन, पर आपको ठंडा खाना खाना मिलेगा, फ्रेश नहीं मिलेगा। हुँ, तो दोनों का वैल्यू प्रीपोजिशन है, अपने अलग-अलग जगह पे अलग-अलग है। तो ये ऑनलाइन, ऑफलाइन कोई भी काम करिए और दोनों इक्वली थ्राइव करेगा, इक्वली प्रोग्रेस करेगा। इसमें अलग-अलग समय पे कौन प्लेयर ने क्या कस्टमर वैल्यू प्रीपोजिशन दे के रखी है, उस पे डिपेंड करेगा। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि आप कस्टमर की टेबल पे क्या रखते हो, चाहे ऑनलाइन रखो, चाहे ऑफलाइन रखो। या आई टोटली एग्री विद दैट। अभी करंटली आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या है और आप उसको कैसे फेस कर रहे हो? नहीं, देखिए करंटली मैं बोलूँगा, आई मीन गॉड्स ग्रेस, आई मीन आई डोंट फाइंड एनी चैलेंज, दैट इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज। बिकॉज़ इन लाइफ आई फील दैट एवरीथिंग इज़ सो कंफर्टेबल, हैं? तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज कि व्हाई लाइफ बिकम्स सो कंफर्टेबल। नहीं। और इसके लिए आप कह सकते हो लास्ट 5 साल में मैंने बहुत मेहनत की कि हुँ, जो भी ये चैलेंजेस पॉइंट्स है उनको एलिमिनेट किया जाए लाइफ से। मैंने कोविड में उपनिषद खूब पढ़ा, गीता खूब पढ़ी। उससे ये पता चला कि लाइफ डज़ नॉट रन बाय चैलेंजेस। लाइफ एक खूबसूरत चीज़ है, उसको खूबसूरती से जीना चाहिए। और चैलेंजेस क्या, चैलेंजेस के रूप में लेना ही नहीं चाहिए। तो ये जो कॉमन बिजनेस की प्रोग्रेस करनी है, बिजनेस करना एक रूटीन है। हुँ। तो जैसे गीता ने कहा कि भाई आप आसक्ति मत रखो रिजल्ट के साथ में, तब आपको चैलेंज नहीं लगेंगे। तो माई लाइफ एट प्रेजेंट इज चैलेंज लेस, आई डोंट फील एनी चैलेंज। बहुत सर दैट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड आई विश कि हम सब इस लेवल पे पहुंच पाए कि हमें फील हो कि ये चैलेंजिंग नहीं है एंड एक्सेप्ट एट एज इट गोज हर दिन अपने हिसाब से लो। um, कोई एक ऐसा हैबिट जो हर बिजनेस पर्सन के पास होना चाहिए? देखिए, जो बिजनेस पर्सन के पास जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो अपनी वैल्यूज़ का। हम्म, अपनी जो एक एक अपनी कोर वैल्यू हर बिज़नेस पर्सन को डिसाइड करनी चाहिए, मैं क्या हूँ? कोई भी तरह की कोर, मैं बोलता हूँ खराब चीज़ भी, कोई एक चोर का चोरी करना बिज़नेस है, उसकी कोर वैल्यू चोरी करना है। तो हर आदमी की अपनी कोर वैल्यू पे फिक्स रहना चाहिए। तो कंपनियाँ जो आप देखेंगे ना वर्ल्ड वाइड, वही कंपनियाँ सक्सेसिव प्रोग्रेस की जिन्होंने जिनको अपनी कोर वैल्यू पता थी और उस कोर वैल्यू पे डटे रहे। जैसे आप फॉर एन एग्जांपल आप नारायण मूर्ति इन्फोसिस, एथिक्स उनकी कोर वैल्यू।
हुँ, उसपे डटे रहे, तो आज सबसे सक्सेसफुल है। फिर आप सत्यम का एग्ज़ाम्पल लीजिए, सत्यम के फाउंडर की कोर वैल्यू उन्होंने एथिक्स बनाई पर उसपे डटे नहीं रहे, उक-चुक हो गए तो कंपनी खत्म हो गई। तो आप देखिए कोई भी कंपनी, कोई भी सक्सेसफुल चीज़ों की एक कोर वैल्यू होती है। वो कोर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके इकोसिस्टम के लिए भी, इंडिविजुअली भी। वो कोर वैल्यू की जो है आपका हैबिट फॉर्मेशन उस कोर वैल्यू पे स्टिक रहना चाहिए। जी, उसके बाद अप डाउन आना चाहिए। तो ये मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि एक आपका शरीर है, एक आपकी आत्मा है। शरीर चेंज होता रहता है। आपका बिज़नेस भी चेंज होता रहेगा, प्रोडक्ट भी चेंज होते रहेंगे, कस्टमर भी चेंज होते रहेंगे, एम्प्लॉइज़ भी चेंज होते, लाइक बॉडी। वो नश्वर है, आते जाएँगे। पर कोर वैल्यू आपकी आत्मा है। जी, वो ना जलती है, ना मरती है। तो वो उसको आप एकदम स्टिक रहिए। और यदि आप अपनी आत्म बिज़नेस की आत्मा जो कोर वैल्यू उसको बचा के रखेंगे, तो नया शरीर में नए रूप में जन्म ले लेगी और वो हमेशा प्रोग्रेस करेगी। इसलिए कोई भी बिज़नेसमैन को जो एक सिंगल फैक्टर जो मैंने सीखा, वो है कि उसकी कोर वैल्यू, जैसे सस्ता सुंदर की कोर वैल्यू मैं कहता हूँ बीइंग जेन्युइन, हुँ। कि हम हमारे कंडक्ट में, प्रोडक्ट में, डिलीवरी में जेन्युइन है। हम कभी गलत करते नहीं। जो बोलते हैं करते हैं। तो वो कोर वैल्यू ट्रांसलेट होती है ग्राउंड में जाकर के। मतलब जो आपकी एथिक्स है, जो आपका मेन जो जड़ है, उसको बदलना नहीं है, ऊपर-नीचे दिन आते रहेंगे। स्टिक टू योर कोर वैल्यूज़ एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, हाँ। राइट? ओके। वुड यू लाइक टू शेयर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने बंद कर दिया था बट आप सोचते हो काश उसको बंद नहीं किया होता? हाँ, यस, मेरा जो फर्स्ट हमारा जो कंपनी था माइक्रोसेक फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट वाज़ कोर टू माय हार्ट। अच्छा, पर ये एक बिज़नेस कॉल था कि उस समय इन्वेस्टर्स का एक था कि भई इधर सस्ता सुंदर और माइक्रोसेक। तो हमने सस्ता सुंदर चुना। वो मेरी इच्छा भी नहीं थी और आज भी मैं रिग्रेट करता हूँ कि हुँ, मेरे को बंद करना पड़ा। दैट वाज़ एट कोर ऑफ माय हार्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज बिज़नेस, एंड अभी मैंने फिर उसको क्लब कौटिल्य के रूप में चालू किया है। ओके। लेट्स सी, बट दैट आई रिग्रेट, बट आई हैव टू डू दैट। वो मेरी मजबूरी थी, मेरी इच्छा नहीं थी। अम, ऐसा कोई बिज़नेस डिसीज़न था जो आपको शुरुआत में लगा था ये तो चलेगा नहीं, मैंने क्या डिसीज़न ले लिया, बट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड डिसीज़न? नहीं, आज तक ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि मतलब कि मेरे को लगा कि कोई खराब था फिर चल गया। या डाउटफुल थे कि पता नहीं इट विल वर्क और नॉट? डाउटफुल में आप सस्ता सुंदर में भी मैं डाउटफुल था। हुँ। इसलिए मैंने पहले इसको चलाया, उसके बाद मैं सस्ता सुंदर से एग्ज़िट किया कि कमर्शियली ये कितना सक्सेस होएगा पता नहीं, पर्पज़ ग्रेट था। हुँ। पर ये चल गया। अगर आज आपको फिर से सस्ता सुंदर शुरू करना पड़े फ्रॉम द स्क्रैच वापस से फिर से, तो आप क्या अलग करोगे शुरुआती दिनों में, फर्स्ट डेज़ में, इनिशियल डेज़ में? देखिए, आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा है और प्रैक्टिकली भगवान ने मौका भी दे दिया है। तो हमने फ्लिपकार्ट के साथ किया था। जी, हमारी पार्टनरशिप हमारे डिज़ायर्ड लेवल तक पहुँची नहीं, तो अभी वापस मिल गया है और मैं वही कर रहा हूँ जो 2013 में किया था, सेम टू सेम। बिकॉज़ ओके। आपको एक पार्टिकुलर वे में आपको सक्सेस मिल गई, तो आप क्यों रास्ता चेंज कर रहे हो? पहले वहाँ पहुँचो, फिर आप सोचो क्या चेंज करना है। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना, कुछ चीज़ें वैसे ही होगी, जैसे खाना बनाने में माँ खाना बनाती है, हुँ, वो आपको डोसा उसी तरीके से बनाएगी। बिल्कुल। तभी आपको अच्छा लगेगा। जैसे मेरी माँ साटे की रोटी बनाती थी, तो वो अच्छा। तो उसी माँ का ही वही साटे का रोटी हमेशा अच्छा लगता था, जो ही फॉर्मेट में बनाती, जैसे ही घी डालती। 10 साल बाद भी वही रोटी चाहिए थी, वैसी ही बनी हुई। तो बिज़नेस भी ऐसा ही है, ये कोई नेचुरल रूल से अलग कुछ नहीं होता है बिज़नेस में। हुँ, या एक कोई फाइनेंशियल मिस्टेक जो एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, गलतियाँ होती है, कोई पर्टिकुलर ऐसा चीज़ जो आप बहुत कॉमनली देखते हो? देखिए, सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है मिस कैपिटल एलोकेशन। ओके। जैसे आपके पास सक्सेस मिलती है तो आपके पास कैपिटल आती है, चाहे हुँ, शेयर होल्डर्स की कैपिटल आए, चाहे डेट बैंक की कैपिटल आए और चाहे आपकी खुद की प्रॉफिट्स हो। तो जो कैपिटल होता है इसका डाइवर्सन होना चालू हो जाता है, हुँ, जिसको टिपिकली डाइवर्सिफिकेशन बोल लो, बहुत ज़्यादा अवेलेबल कैपिटल बोल लो। इससे एक चाणक्य नीति है बहुत पुरानी कि भाई लिक्विडिटी पे जो अकर्मण्य व्यक्ति है वही खाली बैठ सकते हैं। जो कर्म करने वाला आदमी वो लिक्विडिटी पे नहीं बैठ सकता। बट दैट इज़ द कॉमन मिस्टेक ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बाय नेचर अकर्मण्य नहीं हो सकता, कर्म ही बिजनेस बनाता है। पर जब बहुत सारा रुपया पास में रहता है ना, तो उसको डेली फ़िक्र होता है हुँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? और वो मिस एलोकेशन होने लग जाता है हड़बड़ी में या या एक्साइटमेंट में। तो जैसे मैं कोई साड़ी का बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास 10-20 करोड़ आ गया तो मैं कोई रियल एस्टेट बिल्डिंग में पार्टनरशिप ले लूँगा। अरे यार हुँ, वो तो दोस्त है, उसका पार्टनर बन जाऊँगा। उससे 2 प्रॉब्लम होती है, एक तो मेरा साड़ी का बिज़नेस से डिफ़ोकस हो गया और एक वो रियल एस्टेट वाला डील अटक गया तो मेरा कोर बिज़नेस का पैसा चला गया और वहाँ मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। हुँ, तो ये आप देखोगे कि मैं एक कैटरिंग का काम कर रहा हूँ, मेरा अच्छा भला कैटरिंग का काम चल रहा है
उसमें पैसे आए, मैंने रियल एस्टेट पार्टनरशिप में डाल दिए। ये हुँ, कॉमन मिस्टेक है, हुँ, इससे कोई भी एक बिज़नेस स्केल नहीं हो पाता। तो कैपिटल एलोकेशन इन फोकस अनरिलेटेड एरिया इज़ द कॉमन मिस्टेक। राइट। तो फिर एक्सपैंड कैसे करेंगे? लाइक एट व्हाट पॉइंट हमको हमको रेडी रहना चाहिए कि हाँ, अब हम दूसरे जगह भी इन्वेस्ट करना शुरू करें, दूसरे जगह को भी ट्राई करें? देखिए, एक्सपेंड एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। हुँ, तो आपका यदि इकोसिस्टम ठीक से चलता है तो ऑटोमेटिक एक्सपेंड होता है। तो एक तो आपका नेचुरल प्रोग्रेशन, एक आपका इकोसिस्टम, राइट। और एक है आपका, आपके पास उतनी कैपेबिलिटीज़, ऑर्गेनाइज़ेशन की कैपेबिलिटीज़। तो एक तो मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊँ, जैसे एक प्रोडक्ट का बात करें तो आप स्टॉक एक्सचेंज के चाय वाले का एग्जांपल लीजिए। अब वैसा रिटेल का फॉर्मेट वर्ल्ड वाइड आपको बहुत कम जगह मिलेगा। जहाँ आप देखेंगे पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू, पर स्क्वायर फीट प्रॉफिटेबिलिटी मेरे हिसाब से मैकडॉनल्ड के स्टैंडर्ड से 100 गुना ज़्यादा है। वहाँ वो आपको चाय टोस्ट खिलाता है, सड़क पे बैठ के खिलाता है, कोई कॉस्टली फर्नीचर नहीं देता, और आप चाय का पैसा देते हो और आते समय ₹100 और पकड़ाते हो, टिप देते हो। हुँ, तो वो स्ट्रॉन्ग बिज़नेस मॉडल है जो अराउंड कंज्यूमर एक्सपीरियंस बना, पर वो स्केल नहीं हुआ, बिकॉज़ उनके पास उसकी स्केलिंग की उन्होंने ऑर्गेनाइज़ेशन कैपेबिलिटीज़ बिल्ड नहीं की, तो वो स्केल नहीं कर पाए। अब बहुत सारे आप देखेंगे केटरिंग के बहुत ब्यूटीफुल बिज़नेस होते हैं पर्सनलाइज़, जो आप कलकत्ता की सिटी में बहुत सारे केटर करते देखेंगे, पर वो सिटी से बाहर जाते ही हुँ, नहीं मिलेंगे, या एक स्टेज तक आके रह जाते हैं। उनकी भी प्रॉब्लम होती है, उनकी उनकी अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, अपनी जो पर्सनल फ्रेज ऑफ द बिज़नेस है, उसको वो ऑर्गेनाइज़ेशन में नहीं डाल पाते। तो आप बहुत सारे डॉक्टर्स का क्लिनिक देखेंगे, ये 1, 2, 3 क्लिनिक के बाद नहीं बढ़ पाते। क्योंकि उनकी जो पर्सनल फिनोमिना है, पर्सनल जो कैपेबिलिटीज़ है, उसको दे कैन नॉट ट्रांसलेट इंटू ऑर्गेनाइज़ेशन कैपेबिलिटी। स्केलिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पर्सन से ऑर्गेनाइज़ेशन बने, हुँ, तो स्केल होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप शुरुआती दौर में जब आपको सक्सेस मिल रही है, तो आप मैं छोड़ दीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिए कि मैं मेरे ऑर्गेनाइज़ेशन में जो एक पिलर पे खड़ा है, वो मल्टी पिलर कैसे हो? हुँ, वो या तो आपके पास फैमिली में मैन पावर हो, क्योंकि बिज़नेस तो कैपिटल कंपाउंडिंग और टाइम कंपाउंडिंग दोनों का प्लस-प्लस करने से खेला है। तो आपकी कैपिटल आपकी बिज़नेस जनरेट कर रही है, या आपकी क्षमता होगी और कैपिटल रेज़ हो जाएगी, पर टाइम कंपाउंडिंग है तो आपको मैन पावर चाहिए। जी। वो मैन पावर चाहे फैमिली की हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, और वो मैन पावर को डेलीगेट करने के लिए, ट्रेंड करने के लिए एक आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। उसको आप चाहे प्रोफेशनलिज्म कह लीजिए, हुँ, फैमिली डेलीगेशन कर लीजिए, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए। जी, बिल्कुल। उस चीज़ में यदि आप आगे बढ़ोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ हो गई स्केल की। राइट। तो वही है बस इसमें। मिथिल जी, आप मारवाड़ी विज़डम के ऊपर में किताब लिख रहे हो, तो इससे रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। अ, ऐसा क्या मारवाड़ी बच्चों को बचपन में सिखाया जाता है कि सब बड़े होके बिज़नेसमैन बनते हैं? देखिए, ये प्रश्न मैंने अपने आप से भी पूछा, इसलिए मैं बुक लिख रहा हूँ, क्रैकिंग द मारवाड़ी कोड। ओके। एक क्या होती है, एक कम्युनिटी थ्राइव, जैसे मैं घर में आता था, मेरे पास तो बिरला ब्रदर्स की जॉब थी, और मेरे फादर तो बीमार थे, फिर भी वो आते ही पूछते थे, "तू कब अपना करेगा? गिने हुए पैसे आते हैं।" मतलब वो सैलरी उनके माइंड में नहीं थी, गिने हुए पैसे आते हैं। तो अच्छा, वो आपके पापा बोलते थे? हाँ, हुँ, दो ही was sick, मेरी सैलरी के पैसे से इलाज होता था, फिर भी उनको ये जचता नहीं था। तो वो एक जो कल्चर जो डेवलप हुई ना उसमें लोकेलिटी पे, जहाँ ज़्यादातर लोग सक्सेस हुए, तो कहीं न कहीं वो कल्चर वहाँ की डेवलप हुई। तो इनकी जो कल्चर, जो मैं बहुत सारे जो ग्रेट मारवाड़ी बिज़नेसमैन हैं, उनसे मेरा मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के दिनों में अच्छा खासा इंटरेक्शन होता था। तो उनकी लोकोक्तियाँ मैंने इकट्ठी कर ली, हुँ, और वो लोकोक्ति को एक जगह करके देखा तो मेरे को थोड़ा-सा उस कल्चर का रिफ्लेक्शन महसूस हुआ, जी। कि कैसे ये इनमें एक कल्चर डेवलप हुई। जैसे मैं आपको छोटे-छोटे 2 एग्ज़ाम्पल बताऊँ, जैसे राम-राम। हुँ, अब 2 मारवाड़ी बिज़नेसमैन राम-राम बोलते हैं। तो राम-राम का क्या इम्पैक्ट आता है बिज़नेस में, कि मैं आपको बोला राम-राम, तो आपके मन में क्या जाता है कि आई एम ए पर्सन हू इज़ फॉलोइंग राम, माय वैल्यूज, जिसकी अपने बात करते हैं बिज़नेस में वैल्यू बहुत ज़रूरी है, कि मैं एक हुँ, सात्विक आदमी हूँ, मैं वचन का पक्का आदमी हूँ, मैं एक कल्चर्ड आदमी हूँ। आप भी बोलोगे राम-राम, बोला जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। तो हुँ, चलो दोनों बैठ के बात करते हैं। तो 2 प्यारे से शब्द इन्होंने हमारी वैल्यूज को ट्रांसलेट कर दी। दिस इज़ द कल्चर ऑफ क्रिएटिंग कल्चर ऑफ ट्रस्ट, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कोई भी बिज़नेस का। फिर आप आगे जाइए, जैसे एक मारवाड़ी घरों में आप देखेंगे, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हुँ, तो मारवाड़ी बच्चों वो बार-बार सुनते हैं। हुँ, वो बार-बार सुनते हैं तो उनके मन में आता है कि फेलियर इज़ नथिंग, हुँ, फेलियर इज़ आल्सो फ्रीडम, फेलियर इज़ अ गॉड। तो फेलियर के प्रति जो प्यार की, अभी अरे फेल हो गए तो श्याम बाबा है यार। वो जो चीज़ है ना,
वो वो चीज़ जो है वो बहुत इम्पैक्ट करती है। मैं आपको एक देखिए एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ और ये एक मारवाड़ी परिवारों में एक मेरी एक मीटिंग में एक फेलियर के बारे में हो रहा था। एक बिज़नेस हाउस थोड़ी ट्रबल में आ गया। हुँ। तो बिज़नेसमैन ने ये बोला कोई बात नहीं मित्तल जी घर से तो लोटो ही तो ले आया था। जी, ये एक मारवाड़ी प्रोवर्ब है कि गरासा तो लोटो ही लाया था। मतलब जब राजस्थान से निकले थे, तो एक लोटा लोटा ही और तो गमछा लेकर लेके आए। आएँगे। लॉस हो गया तो हो गया यार, अपने कौन से परदादों का कैपिटल लॉस करें। तो एक जो भावना होती है ना कि यार जाएगा तो मेरा बिल्ट किया हुआ ही तो जाएगा। मेरे कोई पुरखों की प्रॉपर्टी तो है नहीं। हुँ, तो ये जो कहावतें हैं इसमें मैंने 62 बिज़नेस रिलेटेड कहावतें पूरी एक अच्छा। जगह डाल के अभी मेरी 15-20 दिन में किताब आ जाएगी। उससे आप देखेंगे ना पूरा जो कल्चर कैसे बनता है एक हाँ। कम्युनिटी में, हुँ, उस कल्चर का आपको पूरा रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो बोल सकते हैं कि मारवाड़ी में रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है कि हो जाएगा, देखा जाएगा। तो उसी वजह से वो रिस्क ले पाते हैं। देखिए इसके बारे में भी मैंने लिखा है कि ये जो मारवाड़ी जो है ना वो रिस्क टेकिंग वर्ड यूज़ ही नहीं करते। अच्छा, दे दे यूज़ द वर्ड कि रिस्क मैनेजिंग। मारवाड़ी में एक कहावत है कि बेल का सींग का सामने में नहीं पड़ना। मतलब जब आपके सामने में बुल आ रहा है तो उसका सींग कभी मत पकड़ो, वो रिस्क अच्छा। है ना? हाँ। बेल आ रहा है तो ये चीज़ सोचो कि बिना सींग पकड़े, बिना चोट लगे इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हुँ, तो मारवाड़ियों का डीएनए दे नेवर टेक रिस्क, ये भी एक बहुत बड़ा मिसनोमर है। दे मैनेज द रिस्क ब्यूटीफुली। हुँ। तो वो अपने कैलकुलेशन करते हैं, एक मेजर्ड स्टेप लेते हैं। और वो मैं बता रहा हूँ कि जो बिज़नेस की रिस्क है ना, वो जॉब की रिस्क से भी कम है। उनको पता है ये कैपिटल जाएगी तो इसका क्या करना है, वो 4 बैकअप रखता है नीचे में। तो ये जो गणित है ना मारवाड़ियों की कि ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी ये इनकी इनके ब्लड में नहीं है। ये कभी बुल को सामने से नहीं पकड़ते, कभी नहीं पकड़ते। राइट। ये चारों तरफ से बांध के काम करते हैं, सब डिसीजंस का ऊपर नीचे टाप के सारे अरेंजमेंट का। और कुछ तो माइंडसेट का भी फ़र्क पड़ता है, जैसे आपने बोला कि पापा ही बार-बार बोल रहे हैं कि यार बिज़नेस कब करोगे? नॉर्मली ये हो सकता है जो नॉन मारवाड़ी है या बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ में जहाँ पे प्रोफ़ेशनल्स रहे हैं, उनको जॉब ओरिएंटेड लाइफ़ बेटर पसंद आती है। और मी माई सेल्फ कमिंग फ्रॉम मारवाड़ी फैमिली, बचपन से ही घर पे इतनी कॉमन होता है कन्वर्सेशंस अराउंड बिज़नेस कि वो आपका बचपन से वैसा ही माइंडसेट सेट हो जाता है कि धंधे की बात तो होती रहती है घर पे ही। हाँ, इसीलिए मैंने बोला ना कल्चर हो गई, वो संस्कृति हो गई, एक कम्युनिटी में वो कल्चर डेवलप हो गई। जी। तो वो कल्चर डेवलप होने से आसपास का सारा इकोसिस्टम वैसा ही बन गया है कि अब जैसे मेरा एक एग्जांपल बताऊं कि मेरे जब प्रॉफिट होता है हुँ। तो मेरी वाइफ ज़्यादा ज्वेलरी बोल देती है। पता नहीं कैसे उसको पता चल जाता है अभी ठीक है। और जब लॉस होता है तो वो अपनी ज्वेलरी ले आती है, अ, बोले इसको बेच दीजिए। जी। तो मेरे को लग रहा है वो सब लोगों के घर में वो माइंडसेट हो गया है, हाँ, सिमिलर स्टोरी हो गई सबके घर की। सबके घर की। जी, जी। तो वो एक कल्चर का इश्यू है। जी। अगर एक मारवाड़ी और नॉन मारवाड़ी को रखा जाए, तो वो लोग प्राइस नेगोशिएट में क्या डिफरेंस स्टाइल होता है दोनों का? मेरे को नहीं लगता कि दोनों में कोई डिफरेंशिएट होता है बिकॉज़ बिकॉज़ ये भी एक मिसनोमर है कि मारवाड़ी प्राइस नेगोशिएट ज़्यादा बढ़िया से करता है, ऐसे नहीं है। प्राइस तो जो आपको मार्केट प्राइस है वही लेनी है, वही देनी है। अच्छा। नेगोशिएशन प्लेज़ अ वेरी लिटिल रोल। जो सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है ना वो प्राइसेस को रीडिफाइन करते हैं, नेगोशिएट नहीं करते। तो ये कप है ये ₹20 में मिलता है। तो चाहे मारवाड़ी हो चाहे नॉन मारवाड़ी, सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हुँ, इसको 20 की जगह 19 में बेचेगा, नेगोशिएट करने के बजाय, और 15 की जगह 10 में बनाएगा। हुँ, तब वो सही बिज़नेस है। तो प्राइसेज़ जो है वो नेगोशिएशन की ज़रूरत नहीं है। प्राइसेज़ को कैसे रीडिफाइन किया जाए, उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाया जाए। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, एक आपको फ़ोन लेना था, तो पहले तो लैंडलाइन आते थे तो कितने फ़ोन कॉस्टली थे। अभी मोबाइल में देखिए डाटा कितने सक्सेस हो गए। तो आप नेगोशिएट तो नहीं करते मोबाइल फ़ोन का, पर रीडिफाइन हो गया सारा। हुँ, तो प्राइस नेगोशिएशन यदि करना पड़े कहीं पे भी, तो वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा लॉन्ग रन में। थोड़ा समझ लीजिए आपने 10% कोई चीज़ का प्राइस भी ज़्यादा दे दी, कोई कैपेक्स ज़्यादा लग गया, लॉन्ग रन में वो कवर अप हो जाएगा। हुँ। पर आपके यदि 10% कॉस्ट ज़्यादा लग गया, आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट कम कर ली 20%, तो आपका रिकवर हो जाएगा। तो ये माइंडसेट का डिफरेंस है। हाँ, तो ये सक्सेसफुल सारे ही बिज़नेसमैन कॉस्ट को लेके बहुत सजग रहते हैं बिकॉज़ कॉस्ट इज़ द समथिंग व्हिच इज़ इन माय कंट्रोल, हुँ, व्हिच आई कैन डू। तो उसमें हर आदमी को अपने इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने पड़ते हैं। लो कॉस्ट, जैसे हमारी कंपनी का नाम है सस्ता। हुँ, लो कॉस्ट इज़ द फंडामेंटल पिलर ऑफ एनी बिज़नेस। राइट। तो अगर मैं आपको डिफाइन करने बोलूँ बनिया माइंडसेट को,
कि आप 2 सेंटेंस में डिफाइन करिए, तो क्या होता है बनिया माइंडसेट? बनिया माइंडसेट को 2 सेंटेंस में डिफाइन करें, तो मैं बोलूँगा कि कमिटमेंट एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, कमिटमेंट एंड रेपुटेशन आप सेकंड सब ले सकते ओके, हैं। जिसके रेपुटेशन और कमिटमेंट फंडामेंटली फिट है, वो बनिया है। जैसे बोलते हैं ज़बान की वैल्यू होती ज़बान है। की वैल्यू। वो मेरे पापा जी थे, सब लोग बोलते थे इज़्ज़त सबसे टॉप में है, रेपुटेशन। पगड़ी की इज़्ज़त, हैं? वो सबसे टॉप में। तो बढ़िया वो है जिसको रेपुटेशन एंड कमिटमेंट एक फंडामेंटल वैल्यू है। आपसे बात करी ना, जितना भी कन्वर्सेशन आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरे घर पे भी यही हाँ, सब लाइनें होती है, यही हाँ, सब बातें होती है। हाँ, कितना सिमिलर है, हाँ। लग ही नहीं रहा कि 2 अलग-अलग फैमिलीज़ की ये बातें तो हैं। कल्चर तो एक ही है बिल्कुल, बिज़नेसेस की। बिल्कुल, बिल्कुल। अम, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ गिविंग? देखिए गिविंग बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इन थ्रू आउट द लाइफ वी आर ऑलवेज़ ए टेकर। जैसे मैं मेरा आपको प्रतिका जी एग्ज़ाम्पल दूँ कि मैं गाँव में पढ़ा दांता में। तो एक छोटा-सा गाँव 10,000 की पॉपुलेशन, गवर्नमेंट स्कूल, तो ये आएगा ना भी कोई पेड़ के नीचे स्कूल होगी। हुँ, पर मैं बता रहा हूँ मैं जिस स्कूल में पढ़ा वो बहुत अच्छी वेल कंस्ट्रक्टेड स्कूल थी, अभी भी बहुत अच्छी है। वो बढ़िया अच्छे कमरे बने हुए, अच्छे इस तरह की टेबल चेयर पे बैठ के हमने स्टडी किया। अच्छे टॉयलेट्स, अच्छा फील्ड खेलने का, फर्स्ट क्लास फैसिलिटी एंड फर्स्ट क्लास टीचर्स। रीज़न था कि गवर्नमेंट टीचर्स दे रही थी और उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काइंड हार्टेड लोगों ने बनाया, जो वहाँ से आके कलकत्ता बम्बई चले गए। किसी हुँ, ने एक कमरा बनाया, वो मार्बल का स्टोन लगा देते थे। किसी ने प्याऊ बना दी, किसी ने टॉयलेट बना दिया। बट बिकॉज ऑफ दोज काइंड हार्टेड पीपल आई हैव बीन एबल टू स्टडी देयर। फिर मैं कलकत्ता आया तो बड़ा बाजार गद्दी अवेलेबल थी। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ बासा था, तो अफोर्डेबल कैटेगरी में फूड मिल गया। और वहाँ दिन में काम होता था तो पढ़ने की समस्या होती थी, तो कोई काइंड हार्टेड लोगों ने बड़ा बाजार लाइब्रेरी बनाई, एयर कंडीशन लाइब्रेरी, आपको एकदम कम पैसे में पढ़ा दिया। हुँ। फिर अलवाशी हॉस्टल चले गए, वहाँ पोद्दार हॉस्टल लोगों ने बनाया। तो इसी वजह से आप देखेंगे हज़ारों बच्चे सीए, सीएस हो गए। अभी मेरा बेटा लामाटी स्कूल में जाता है, मेरी दोनों बेटी पढ़ी, वो भी काइंड हार्टेड लोगों ने बनाई। राइट। लाइफ में आप हर आप ये इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो देखेंगे आपने चैरिटेबल है। ऐसे मेरे फादर जिस हॉस्पिटल में जाते थे वो भी कोई काइंड हार्टेड चैरिटेबल हॉस्पिटल था। हुँ, मैं जन्मा भी एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में। तो जो आप चीज़ ले चुके, उसमें आपकी चॉइस दिखाते हो तो आपका अहंकार है। मतलब आपके पास जो है, आप गिविंग के नाम पे यदि उसका ब्याज भी चुका दो, तो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी अगर रिलेट कर सकते हो कि कभी किसी ने किसी पॉइंट पे आपकी मदद की है, तो आपको भी उसको फॉरवर्ड करना चाहिए किसी और की मदद करके। हाँ, तो यज्ञ जो है ना, जैसे आप गीता में देखेंगे कि पंचभूत देवता आपका वायु, अग्नि, नीर, इन सब से आप लेते हो। हुँ, इनको देना ही यज्ञ है। हुँ, तो गीता ने तो आपको यज्ञ और योग कर्म को वही सिखाया है ना। और फिर आप यदि आप गीता नहीं भी मानो तो कॉमर्शियली मान लो भई। हुँ, अब जिस समय मेरे को पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ना था, उस समय मेरे को एक किसी ने बढ़िया रूम अवेलेबल करा दिया है पढ़ने के लिए। उस भाड़े को मैं कैसे कैपिटलाइज़ करूँ? बिल्कुल। है ना? तो ये कोई गिविंग बैक कोई आदमी की चॉइस नहीं है। हुँ, ये गिविंग बैक तो एक सोसाइटी ने आपके लिए जो किया, समाज ने आपके जो किया, उसका आप थोड़ा बहुत ब्याज भी चुका दो तो भी आप ग्रेट हो। तभी बिल्कुल। मैं मानूँगा कि ठीक है भई, आपने लिया उसमें से थोड़ा-सा दे दिया। मैं फर्मली मानता हूँ कि आप 10% से ज़्यादा नहीं दे पाओगे। हुँ, कोई भी। येस। अम, मित्तल जी, कितना पैसा काफ़ी है? देखिए ये हर आदमी की चॉइस है। हुँ, जो आपको आप अष्टांग योग देख लीजिए, गीता देख लीजिए, कि हर आदमी को एक अपनी-अपनी डेफ़िनेशन खुद कर लेनी चाहिए कि मेरे लिए क्या काफ़ी है, और वहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो ये मैं बोलता हूँ इट इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस। आपके लिए हो सकता है 10 करोड़ काफ़ी नहीं हो, मेरे लिए हो सकता है काफ़ी हो। हुँ, तो ये एक आदमी की अपनी फंडामेंटल चॉइस है, जो अपनी जो सनातनी संस्कृति है, उसमें अपना धर्म भी और अपना देश भी और अपने संस्कार भी इस चीज़ को ही परिभाषित करते हैं। देखिए मैं एक आपको बताऊँ, मैं एक हमारे बिल्डिंग में जैन समाज के बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे को मिलाया। एक बच्ची थी जेवीएस से पढ़ी हुई, सीए पास की हुई एंड गोल्ड मेडल आया था सीए में। वो जैन साध्वी बने बन थे, गई। तो मेरा सौभाग्य था उन्होंने उनको वो जैन समाज में जाने से पहले अपने प्रेम करने वाले लोगों के घर जाती है, तो मेरे घर में उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मैं बैठा, और मैं तो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट।
तो मैंने उसको कहा, "बेटा तुम क्यों बने?" मेरे को तो अचंभा था यार, गोल्ड मेडलिस्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़की, हुँ, कल से लिफ्ट भी यूज़ नहीं करेगी, नंगे पाँव घुसेगी, भिक्षा माँग के खाएगी। जी। तो मैंने कहा, "बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो?" तो मेरे को बोली, बोले, "अंकल आपको मैं बेवकूफ़ लग रही हूँ और मेरे को आप बेवकूफ़ लग रहे हो।" बोले, "मैंने सीए किया है, तो मैं लोगों की क्यों बैलेंस शीट बनाऊँ? पहले अपने जीवन की तो बैलेंस शीट बनाऊँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है कि मैं सही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये उनकी चॉइस है और ये मेरी चॉइस है। हम दोनों ही सीए हैं, सबकी सही की परिभाषा अलग है। अलग-अलग है। तो कितना काफ़ी है, ये मेरे को लग रहा है कि हर आदमी की अपनी-अपनी चॉइस है, जो सिंसियरली हर आदमी को डिफाइन कर लेनी चाहिए, नहीं तो पीस नहीं मिलेगी। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन का प्रश्न है और ये हर आदमी को पता होनी चाहिए। नहीं तो ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जिसके कन्फ्यूजन में सबसे ज़्यादा आदमी पीस लॉस्ट करता है। हुँ। फिर वो रेस है कि वो रेट रेस है जिसमें इवन इफ यू आर ए विनर यू आर ए रेट। तो आपको खुद को ही पता नहीं है मेरे को क्या चाहिए, कहाँ रुकना है, क्या मेरा डेस्टिनेशन है, देन यू आर मोस्ट कंफ्यूज्ड। या बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का कहीं से कोई जवाब नहीं आएगा। ये प्रश्न आदमी को अपने अंदर में खुद को पूछना पड़ेगा। और आई थिंक समय के साथ इसका जवाब मिलता है। हाँ, और किसी को समय के साथ भी मिल जाता है, किसी को कोई बढ़िया गुरु मिल जाता है तो उसके साथ हुँ। बैठ के डिफाइन भी करवा देता है, किसी के फादर भी डिफाइन करवा देते हैं। तो यही है। अगर आप कहीं पर भी एक बड़ा-सा बिलबोर्ड लगवा पाएँ विथ वन मैसेज तो वो क्या होगा? कहीं भी मैं यदि कोई बिल बोर्ड विथ वन मैसेज वन मैसेज। लगाना चाहूँ, तो मैं ये लगाना चाहूँगा, शतायु हो और शतायु होने के बाद मोक्ष मिले। बिकॉज़ दैट इज़ पर्पज़ ऑफ माय लाइफ नाउ। आई वांट टू प्रोग्रेस दैट। ओके। अगर आप बिज़नेस नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? मैं साधु बनता। अच्छा। वाह! तो ऐसा कुछ किस्सा बताना चाहेंगे जिससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, कोई ऐसा किस्सा किसी साधु के साथ में जिससे आपकी सोच बहुत बदल गई? नहीं, ऐसा इम्पैक्ट मेरे को किसी के साथ में नहीं पड़ा, पर पढ़ के पड़ा। ओके। पढ़ने से जितना मैं इसमें अपने ये गीता उपनिषद पढ़ रहा हूँ, उतना मेरे को इसको रहस्य के नीचे से नीचे जा रहे हैं। मेरा साधु बनने का वो तात्पर्य नहीं कि भई ये है, पर मेरा साधु बनने का तात्पर्य है कि सांस्कृतिक संसार के जो मोह और कर्म है, उससे थोड़ा हट के अपने कल्याण और मोक्ष के लिए काम करना। तो वो आप परिवार में भी रह के कर सकते हो, एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट इन माय ओन फैमिली विदाउट रनिंग फ्रॉम माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर ये होती है कि आपको आपकी जो कर्म के प्रति, फल के प्रति जो आसक्ति है, उसको छोड़ दिए तो आप कर्मयोगी हो गए। तो वो धीरे-धीरे रिफ्लेक्शन आता है। हुँ, पर यदि बिज़नेसमैन यदि मैं नहीं होता आज की तारीख में, तो मैं फिर वही जो सत्कर्म की, जो समाज के कल्याण की भावना कह लीजिए, आप खुद के कल्याण की भावना कह लीजिए, आत्मा का उद्धार की भावना कह लीजिए, उससे मैं अपने आप को ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ आजकल। ओके। अगर आप एंटरप्रेन्योर को आज के डेट में कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, एक एंटरप्रेन्योर को सबसे अच्छी जो बुक मैं बोलूँगा, वो एक ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी आती है, वो बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ओके। कोई रीज़न उसके पीछे? उसमें जैसा मैंने बताया ना कि बिज़नेस का फंडामेंटल रीज़न है डिफरेंशिएटिंग। हुँ, वैल्यू एडिशन में आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए, ये बुक उसी पे लिखी हुई है। ओके। एक है रेड ओशियन जो आप भीड़ को फ़ॉलो करते हो, एक हुँ, होता है ब्लू ओशियन जो आप कुछ अपने लिए डिफरेंशिएटेड बनाते हो। ये बुक उसी पे है। ओके। कोई एक ऐसी चीज़ जो जब आप बिज़नेस रन करते हो तब आपको रियलाइज़ होती है या आप फेस करते हो, जिसके लिए कोई आपको प्रिपेयर नहीं करके रखता पहले से? वो होता है एंगेजिंग विथ योर एम्प्लॉइज़। हुँ, बिकॉज़ ह्यूमन बिहेवियर है ना, उसके लिए आपको कोई प्रिपेयर नहीं करता और आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। तो यदि आप बिज़नेस चलाते हो तो आपको आपको इंटरनल ऑर्गेनाइज़ेशंस में एम्प्लॉइज़ के साथ डील करना पड़ेगा, उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो। हुँ, कभी भी प्रिपेयर नहीं हो, बिकॉज़ ह्यूमन बिहेवियर यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। आपका मोस्ट फेथफुल पर्सन भी गड़बड़ कर सकता है। हुँ। तो इस तरह के एटमॉस्फेयर में वो खुद को ही सीखना पड़ेगा। इसी का एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाउ टू हायर? बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके। इंट्यूटिशन जो बोलते हैं ना वो। हुँ, इसमें पहले वाले प्रश्न से मैं आपका जवाब दूँगा, डाटा ड्रिवन एंड इंट्यूटिशन। हुँ, हायरिंग में आई थिंक इंट्यूटिशन शुड बी 70-80% एंड 20% डाटा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो बंदा आ रहा है उसके साथ आप टाइम स्पेंड करिए। और ये सबसे ज़्यादा देखिए कि आपने जो अपने इकोसिस्टम की जो वैल्यू डिफाइन की है, उसमें वो फिट बैठता है कि नहीं। और हुँ, यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है लोगों की। लोग बाग डिग्री देख करके, कॉलेज देख करके, एक्सपीरियंस देख के उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं।
मैं बोलता हूँ आप कुछ भी कर लो, उसकी वैल्यू सिस्टम यदि आपके ऑर्गेनाइज़ेशन की वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं खा रही है ना, तो 6 महीने बाद छोड़ देगा, 1 साल बाद चला जाएगा। आएगा तो उसका मन नहीं लगेगा, काम नहीं करेगा। यदि काम नहीं करेगा तो आपका जो वैल्यू सिस्टम का जो आपका लिंकेज है, हुँ। वो लिंकेज के साथ लिंक नहीं बैठता। और जब तक उसकी एक वैल्यू जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू इकोसिस्टम, इसको लोग बाग बहुत लाइटली लेते हैं, पर ये थ्योरेटिकल नहीं है। ये मोस्ट प्रैक्टिकल एलिमेंट है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को एक धार में बांधता है। कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग इंसान की वैल्यू को समझ सकते हैं अदर देन इंस्टीट्यूशन इंट्यूशन कि हाँ, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है? इज़ देयर एनी प्रोटोकॉल या कोई तरीका जिससे पता चल सकता है उनके कोर वैल्यूज़ के बारे में? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे मैं हम लोग जापान में गए थे, तो मेरे को मैं हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए, पैदा किए। तो मित्सुबिशी में हमने उन्हें फर्स्ट प्रश्न ही किया, व्हाट आर यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी? हुँ। तो अब ऐसे मेरी एक कोर वैल्यू की बीइंग जेन्युइन हमारा पर्पज़ है। तो हम हमारे एम्प्लॉयी से फर्स्ट क्वेश्चन यही करते हैं, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया? तो ये उससे ये आदमी की पता चल जाती है उसकी थिंकिंग क्या है, कहाँ तक दौड़ती है, क्या दौड़ती है। उसको रियलाइज़ेशन भी है क्या कि वो यहाँ मेरे सामने बैठा है, उसके पीछे में सोसाइटी ने कंट्रीब्यूट किया है। उस चीज़ के लिए ऑब्लिगेशन फ़ील कर रहा है क्या? हुँ। तो जब बोलता है ना, जैसे मैं आपको बताऊँ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ योर क्वेश्चन्स, बट दीज़ आर अनकॉमन, दीज़ आर नॉट ए स्टोरी प्रोटोकॉल क्वेश्चन्स। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड द वे थैंक यू सर। यू आर क्वेश्चनिंग मी। बट इससे पता चल जाता है कि ये पॉडकास्ट करना, ये प्रश्न करना इज़ योर, दीज़ थिंग्स कम फ्रॉम इंटरनल। ये प्रश्न तो आपको बुक्स में नहीं आ सकते, बिकॉज़ अनकॉमन है। तो ऐसे ही आप जब बंदे से बात करोगे या कोई लड़की से लड़के से बात करोगे, तो आपको लगेगा ना कि भई हाँ, ये हुँ। कहाँ तक सोच सकता है, कहाँ तक कर सकता है। तो उससे जी। आपको एक वैल्यू सिस्टम पता चल जाता है। और वैल्यू सिस्टम में यदि एक है ना, तो इसमें कुछ कमियाँ हैं, तो वो कमियाँ दूर हो जाएगी। वो आपके इकोसिस्टम में आ जाएगा, तो आपका इकोसिस्टम जैसे बल्ब के जनरेटर लगता है ना, वैसे काम करता है। हुँ। जी। अगर कोई बिज़नेस चला रहा है, लेट्स से स्मॉल बिज़नेस है और उनके पास 10 लाख रुपए हैं, तो उनको सबसे पहली चीज़ क्या करना चाहिए? वो कहाँ कौन-से कैटेगरी में कहाँ पे उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर अ स्टार्टिंग बिज़नेस? नहीं, वो तो उसकी कैपिटल का मैंने कहा एलोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। 10 लाख हो, 5 लाख हो, 10 करोड़ हो, हुँ। वही करनी चाहिए जहाँ कैपिटल हो। जैसे मैं एक बताऊँ आपको, एक मारवाड़ी में कहावत से आपको इसका हो जाएगा, "एक पूँजी जमी दो बार, एक पूँजी जमी दो बार, तीन गुणी यश निश्चार", एक मारवाड़ी लोकोक्ति है, मेरी बुक में भी है। इसका मतलब है एक पूँजी, मतलब कैपिटल शुड बी इक्वल, ओके। न ज़्यादा न कम। तो आपको यदि 10 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल में डालना है, तो आप देखिए कि उसमें जितनी ज़रूरत है उतनी है क्या? यदि ज़्यादा डालेंगे तो वहाँ एक्सेस होके आपका नुकसान करेगी, और कम डालेंगे तो टर्नओवर नहीं होगा। ओके। इसलिए एक पूँजी मतलब पूँजी एकदम एक्यूरेटली बराबर जितनी ज़रूरत हो। जमी 2 बार, लैंड डबल होनी चाहिए। क्यों, ओके। आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो, और बगल वाली लैंड तो मिलेगी नहीं, चाहे आप 10 करोड़ भी दे दो। उसको बेचनी होगी तभी मिलेगी। इसलिए जब आप इनिशियली कर रहे हो, तो आपके पास ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर डबल होना चाहिए। तो आप देखिए कि अभी आपकी फ़ोरकास्टिंग के हिसाब से ज़मीन है क्या? हुँ। ज़मीन और चाहिए तो 10 लाख ज़मीन में लगा दीजिए, ज़मीन डबल कर लीजिए। 3 गुणी मतलब कैपिटल, इंटेलिजेंट पीपल एंड टेक्नोलॉजी आपका ट्रिपल होना चाहिए, बिकॉज़ दैट रन्स ऑन फास्ट चेंजिंग। हुँ। तो आप देखिए कि भी आपने आपके जो मैन पावर में ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपकी जो एक्सपेंसिव प्लान है उसके हिसाब से 3 गुना हो सकती है ना टाइम पे। अचानक आया और आप अचानक कि आपके पास लोग नहीं है हैंडल करने के लिए, तो हुँ। आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। यदि वो नहीं है तो उसे इन्वेस्ट कर दीजिए। और यस दिस चार मतलब आपकी ब्रांड गुडविल 4 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए। तो देखिए आपको उतनी ब्रांड गुडविल मार्केटिंग टीम रेडी है क्या? वहाँ कमी तो वहाँ डाल दीजिए। तो ये जहाँ ज़रूरत है वहाँ एलोकेट कर दीजिए। वाओ! दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर आपने बताया इस तरह से समझना चीज़ों को इन 4 स्टेप्स की इस हिसाब हाँ, से आपका एलोकेट होना चाहिए। हाँ। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अम, कोई एक ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ दैट यू रिग्रेट बाइंग? नहीं, फंडामेंटली मैंने आज तक कोई ऐसा एक्सपेंसिव चीज़ खरीदा नहीं, बिकॉज़ आई एम नॉट ए पर्सन टू बाय एक्सपेंसिव थिंग्स। सो खरीदा ही नहीं, तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ रिग्रेटिंग। ओके। अम, कोई जेन ज़ी के लिए कोई एडवाइस है आपके लिए? यस, जेन जी के लिए देखिए, जो सबसे बड़ी जो एडवाइस जो मैंने शुरुआत की वही है, हुँ। स्पेशल स्किल सेट। और जेन जेड अभी काफ़ी प्रोग्रेसिव थिंकिंग के है, एंड आई थिंक दे आर फ्यूचर ऑफ द इंडिया। और उन्हीं की स्ट्रेंथ पे अपना देश जो है विकसित भारत बनेगा। तो ये काफ़ी कुछ नए आइडियाज़ ले रहे हैं, और जैसा मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ जेन जेड के साथ, तई मेरा मेरा एक्सपेक्टेशन भी बहुत राइज़ कर रहा है, और मेरी कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आ रहा है। दे आर द एक्सेप्शनल ब्रीड ऑफ इंडिया, एंड आई फील प्राउड ऑन दैट। एंड मेरे को इस चीज़ का थोड़ा-सा रिग्रेट है कि मैं वो जेन जेड का पार्ट अभी नहीं रहा। बट बहुत अच्छा पार्ट है। और ये जो जेन जेड के बारे में जो
एक मैं एक्सपेक्टेशन से पहले मैं एक आपको बताऊँ एक छोटा-सा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा कि हाउ द जेन ज़ेड मेक्स अ डिफरेंस। जैसे हमारे मॉर्निंग वॉक में मैं विक्टोरिया जाता हूँ, तो वहाँ पे एक 90 इयर्स के ओल्ड एज वाले आदमी आते थे। तो मॉर्निंग वॉक में तो सभी फ्रेंड हो जाते हैं, तो वो हमारे साथ घूमते थे। तो एक दिन देखा ही वाज़ डांसिंग एट विक्टोरिया गेट, बहुत ज़ोर से डांस। अरे मैंने कहा, "काका जी आप नाच क्यों रहे हैं? व्हाई आर यू डांसिंग मॉर्निंग में?" तो बोला, "है ना मेरे को क्या है ना कैंसर हो गया स्टेज 4।" 3 1 महीने का ही बात है। अरे मैंने कहा, "यार स्टेज 4 थी कैंसर आप 3 महीना बोला?" बोला, "हाँ यार देख 90 साल का बुड्ढा हो गया ना, अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलती, अभी मरूँगा, बच्चा होगा, फिर यंग लड़का बनूँगा, फिर गर्लफ्रेंड मिलेगी।" तो हर आदमी क्या है, वो जो जेन जेड वाली जो एक्साइटमेंट है ना, वो हाँ, एक्सेप्शनल है। हाँ। पर ऑन सीरियस नोट जेन जेड का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर आज जो आने वाला टाइम आ रहा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़ोर से आ जाएगी। हुँ, तो जेन जेड की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट क्रिएटिविटी एंड एनर्जी, ये दोनों का टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट आ रहा है। हुँ, तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी स्किल की। हुँ, स्किल सेट है वो एआई को डेवलप करने में फिर 5 साल लगेगा। तो जेन जेड की मेरी सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि अपने अंदर वो यूनिक स्किल पैदा करें कि मेरे में एक काम है जो मेरी सिटी में, मेरे गाँव में बहुत कम लोग कर पाएँगे, उस एक्सपर्टीज़ के साथ जो मैं कर पाऊँगा। हुँ, वो यूनिकनेस हर जेन जेड की अपनी-अपनी होनी चाहिए। उसको अपना पता रहना चाहिए कि मैं ऐसा डांस करता हूँ कि कोई भी मेरा दोस्त का शादी हो, मेरे को तो बुलाएगा ही। हुँ, मैं ऐसे गाता हूँ, कोई भी मेरे दोस्त का सगाई हो तो मेरे से तो गवाएगा ही, खोजेगा मेरे को। मैं इतना बढ़िया लिखता हूँ कि मेरे चाचा जी का बेटे का शादी होगा तो इन्विटेशन कार्ड मेरे से ही लिखवाएगा और वो चेक भी करना चाहिए कि मैं हूँ क्या ऐसा। तो वो स्किल सेट यदि हो ना, तो वो हो जैसे प्रतिका फॉर योर एग्जांपल, अब मेरे को मैं सोचता हूँ ऐसा कि सत्संग के लिए पॉडकास्ट मेरे को इनसे कराना चाहिए। दैट इज़ द स्किल सेट। जब लोगों को लगेगा स्किल है तो इसको पकड़ना चाहिए। हुँ, वही जेन जेड को एक चीज़ अपने अंदर में यूनिक पैदा करनी चाहिए ताकि उनकी इस दुनिया में, जैसे अपने शास्त्र में बोलता है हम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, शिव हम, मैं शिव हूँ। तो हर बंदा एक यूनिक है, भगवान ने डीएनए में वो यूनिकनेस दी है आपको। यदि आप ब्रह्म हो, शिव हो, यूनिक हो, हुँ, तो यार कहीं तो दिखाओ। राइट। लास्ट क्वेश्चन मित्तल जी, मॉर्निंग रूटीन शेयर करिए आपका। देखिए मॉर्निंग रूटीन में मैं उठ के फिर मेरा आई गो फॉर अ वॉक, फिर मैं 1 डेढ़ घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, हाफ एन आवर आई डू मेडिटेशन, हुँ, ब्रेकफास्ट करके ऑफिस, यही मॉर्निंग सिंपल रूटीन है। अरे वाह! और ये बोरिंग है, हाँ, हर दिन यही होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मित्तल जी, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर जो सुन रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला आज इस पॉडकास्ट पे। Thank you, Pratika, and I'm really impressed the way you made these questions and the way you presented to our audience. And thank you so much जो भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेरे को सुनने का आपने प्रयत्न किया, एफर्ट्स दिया। कीप ब्लेसिंग अस। थैंक यू। थैंक यू।